नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी में। इस कार्यक्रम का एक उद्देश्य है कि आप तक हरियाणा के हर उस विकास की जानकारी हम पहुंचाएं जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कुशल नेतृत्व में लगातार आपके लिए हो रहा है। तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी। हरियाणा सरकार के 9 अतुलनीय वर्ष, एक नए एवं जीवंत हरियाणा का उदय शीर्षक नामक पुस्तक का विमोचन किया गया। इसमें राज्य सरकार की 9 वर्ष की उपलब्धियां बताई गई हैं। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री मनोहर लाल केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से मिले थे। उन्हें यह पुस्तक भेंट भी की थी। इसके अलावा मुख्यमंत्री मनोहर लाल राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा से भी मिले थे और उन्हें भी यह किताब मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तरफ से भेंट की गई थी। ये रिपोर्ट आप देखिए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल समेत कई गणमान्य अतिथियों की गरिमामयी उपस्थिति रही। इस पुस्तक में सरकार द्वारा हरियाणा के विकास में किए गए कामों को गिनाया गया है। आपको बता दें कि कुछ दिनों पहले सीएम मनोहर लाल केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत से मिले थे। उन्हें ये पुस्तक भेंट की थी। इसके अलावा सीएम मनोहर लाल राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल से भी मिले थे और उन्हें भी ये किताब भेंट की थी। कि पिछले 9 वर्ष में हरियाणा में जो हरियाणा सरकार ने काम किए उसके ऊपर एक पुस्तक लिखी गई, 9 अतुलनीय वर्ष। इस पुस्तक का आज आदरणीय उपराष्ट्रपति जी उसका विमोचन कर रहे हैं। मैं इस अवसर पर उपराष्ट्रपति जी का हरियाणा की 2.5 करोड़ जनता की ओर से, अपनी ओर से, हरियाणा सरकार की ओर से बहुत अभिनंदन और स्वागत करता हूं। अभी ये पुस्तक का जो विमोचन हो रहा है एक ऐसे व्यक्ति के द्वारा हो रहा है जो स्वयं भी एक गुण पाठक है। अब पुस्तक लिखी गई है, विमोचन हो रहा है, मैं तो नहीं विश्वास दिला सकता आपको, ना मुझे भरोसा इस बात का कि सारी पुस्तक मैं पढ़ पाऊंगा, लेकिन हमारे उपराष्ट्रपति जी ने मुझे पूरा भरोसा है कि जरूर इसको पढ़ेंगे ताकि हरियाणा के बारे में कोई धारणा अगर इनकी होगी तो जरूर उसको बना पाएंगे। जब भी कोई पुस्तक लिखी जाती है तो उस पुस्तक का कोई ना कोई उद्देश्य होता है, कोई उसका कारण होता है। पुस्तक हमेशा किसी ज्ञान के ऊपर लिखी जाती है। पुस्तक हमेशा किसी यथास्थिति, किसी फैक्ट्स के ऊपर लिखी जाती है। कभी कभी पुस्तक किसी मनोरंजन के लिए, कहानियों के लिए लिखी जाती है। लेकिन मित्रों, ये पुस्तक इन सब से अलग हट करके है। ये सरकार के द्वारा किए गए वो सब काम जो किसी विशेष प्रकार के बदलाव के लिए किए गए हैं, वास्तव में इस पुस्तक में अपने को वो सब झलक मिलेगी। और निश्चित रूप से इस पुस्तक को लिखने में जिन जिन का भी हाथ रहा है, जिन्होंने इस पर प्रयत्न किया है, जिनका इसमें योगदान है, चाहे फिर पुस्तक के हमारे संपादक श्री अग्निहोत्री जी, चाहे उसमें भाषांतर इस नाते से हिंदी में जिन्होंने रूपांतरण किया, ऐसे डॉक्टर शमीम शर्मा जी, ये तो सब है ही हैं। हमारे जो प्रकाशक हैं उनकी भी अपनी भूमिका है। लेकिन इसका जो प्रस्तावना लिखी है, देश के पूर्व राष्ट्रपति श्री रामनाथ जी कोविंद, उन्होंने हमारा निवेदन स्वीकार किया। उन्होंने कहा कि ठीक है, एक अच्छी पुस्तक, हम इसकी प्रस्तावना जरूर लिखूंगा। अब जिस पुस्तक की प्रस्तावना पूर्व राष्ट्रपति जी ने की हो, जिसका लॉन्चिंग सेरेमनी स्वयं उपराष्ट्रपति जी आए हों, और इतने इतने महान विद्वान जिन्होंने उस पुस्तक को बनाने में योगदान किया हो, 2 वर्तमान राज्यपाल और एक पूर्व राज्यपाल, इनका भी इसमें योगदान है। अपने अपने राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय जी, राज्यपाल गुजरात आदरणीय वेदव्रत जी, और ऐसे ही पूर्व राज्यपाल श्री गणेशी लाल जी। ऐसे कई नाम हैं जिनका उल्लेख
करना लंबा हो जाएगा, लेकिन इस पुस्तक को लिखने में एक भूमिका निभाने वाले लोगों में अगर मैं उसको वर्ग के अनुसार चर्चा करना चाहूं तो उसमें राजनीतिक व्यक्ति, पूर्व मुख्यमंत्री, स्पीकर साहब, कई हमारे मंत्रीगण, केंद्र के और प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री, पूर्व सांसद, वर्तमान सांसद, ऐसे 12 राजनीतिक व्यक्तियों ने इसमें अपने अपने लेख लिखे हैं। कुल मिला के जैसे बताया गया कि 49 लेख हैं और एक अंत में हमारे प्रोफेसर गणेशीलाल जी ने सभी यानी सारी चीजों को साझा करते हुए आगे का भविष्य का मार्ग क्या हो, सांझ से भोर हरियाणा नव प्रभात की ओर, ऐसा करके उसमें अंत में एक चैप्टर ये भी लिखा है जो 50वां चैप्टर है, जो मैं अगली दिशा को देता है। इस हमारे प्रशासनिक अधिकारी वर्तमान में भी हैं, पूर्व IAS भी हैं, जिन्होंने साथ मिल करके और इन योजनाओं को आगे बढ़ाया, उनकी अपनी अनुभूति है। तो ऐसे भी अधिकारियों में 16 अधिकारी ऐसे हैं जिन्होंने अलग अलग चैप्टर लिखे हैं, और साथ हमारे शिक्षाविद, वाइस चांसलर, पूर्व वाइस चांसलर, वर्तमान में शिक्षा में लगे और अन्य लोग 9 ऐसे बंधु हैं जिन्होंने अपने चैप्टर इसमें लिखे हैं। मेरे अपनी टीम के लोगों में से भी 2 कार्यकर्ता हैं जिन्होंने इसमें एक एक चैप्टर का अपना योगदान लिखा है। कुछ अन्य विशेष विभूतियां, उसमें न्यायमूर्ति, उसमें डॉक्टर्स, उसमें संत समाज के लोग, उद्योगपति, सेनाधिकारी, खिलाड़ी, ऐसे सभी विशेष लोग हैं जिन्होंने एक एक चैप्टर लिखा है। तो मैं तो वास्तव में इस प्रकार की पुस्तक का ये संग्रह पढ़ने का अवसर भले ही ना मिला हो, लेकिन देखने का अवसर मिला है। देखने में भी इतना वास्ट लेखकों का एक जो समुच्चय किसी पुस्तक में आया होगा, मुझे तो कम से कम याद नहीं आता, ध्यान नहीं आता है। बहुत सी बातें पूर्व वक्ताओं ने कही, मुख्यमंत्री मनोहर लाल ये है, मुख्यमंत्री मनोहर लाल ये है, जैसा एक विषय बीच में आया कि किसी के सामने प्रशंसा नहीं करनी चाहिए। मैं कम से कम इस स्वभाव का व्यक्ति हूं, न सामने न पीछे, कभी प्रशंसा की इच्छा की ही नहीं है। मैं तो उस विश्वविद्यालय का पढ़ा हुआ विद्यार्थी हूं जहां ये कहा जाता था कि वृत्तपत्र में नाम छपेगा, पहनूंगा स्वागत समाहार, छोड़ चलो ये शुद्र भावना है राष्ट्र के तारणहार। आखिर तो हम कोई काम करते हैं किसी प्रशंसा के लिए नहीं करते हैं, काम करते हैं, हमारा अपना एक दायित्व है, हमको एक काम सौंपा गया है और उस काम सोचने में, काम को करने में जो सोच होती है, जो एक दृष्टिकोण होता है, वो कहीं ना कहीं से व्यक्ति को प्राप्त होता है। कोई ना कोई पथ प्रदर्शक उन चीजों का होता है। मैं अपने बारे में इतना ही कह सकता हूं कि मैं जिस विश्वविद्यालय का विद्यार्थी रहा हूं, बहुत लोग जानते हैं कि वो विश्वविद्यालय, वो संगठन ऐसा है जिसमें व्यक्ति प्रधान नहीं होता, विचारधारा प्रधान होती है। विचारधारा के आधार पर जो काम करना है, जो दायित्व मिला है, उसको विचारधारा के आधार पर ही आगे करना है। और विचारधारा में जो हमको मिला सीखने को, वो अपने देश और समाज, इसको आगे रख के, मोदी जी कहते हैं हमेशा इंडिया फर्स्ट, सोसाइटी फर्स्ट, हम अपने आप को बाद में रखें, फिर सब चीजें अपने आप सूझती हैं। उस समाज की तकलीफ क्या है, उसको कैसे दूर करना है। और खास करके जैसे हमें से बहुत लोग जमीनी कार्यकर्ता हैं, जमीन से जुड़े रहते हैं, हमको पता है कि जब सामान्य व्यक्ति थे तो उस समय कैसी कैसी कठिनाइयां हमारे सामने थी। उन सब कठिनाइयों को कैसे ठीक करना, समस्या का हल निदान क्या हो सकता है, अगर हम सोचते रहेंगे तो कुछ ना कुछ सामने आएगा। मोदी जी के साथ काम करने का अवसर मिला 90s का जो आखिरी 6 वर्ष, 94 से लेकर के 2000 तक, तो उन 6 वर्षों में बहुत विचार आते थे। और उस समय सरकार में तो मैं नहीं था, लेकिन सरकार के साथ सहयोगी की भूमिका में चौधरी बंसीलाल जी के साथ हम लोग थे, लगातार 2.5-3 साल का वो समय भी था। अन्य प्रांतों में हमारी सरकारें थी, हिमाचल में खास करके मेरा आना जाना होता था, उस समय भी चीजें सामने आती थी। हम कई सुझाव देते थे कि ये ऐसा करने से ये समस्या ठीक हो सकती है। मोदी जी के सामने रखते थे तो मोदी जी कहा करते थे कि मेरे सामने क्यों रखते हो। मैंने कहा मैं पूछना चाहता हूं ये बात ठीक है कि गलत है। कहने लगा कभी मत सोचो, कभी मत पूछो,
जो आपको लगता कि अच्छा है और ये समाज हित में हो सकता है, उसको करना शुरू करो। अगर खराब होगा तो छोड़ दो, ठीक हो तो चलाए रखो। इतनी छूट मोदी जी देते थे। और एक शब्द प्रयोग करना चाहिए, तो जैसा वो प्रयोग धर्मी आज भी हम देखते हैं कि कितनी नई चीजें उन्होंने देश के दिशा को ठीक करने के लिए की हैं, वही स्वभाव, वही संस्कार हमने भी अपने संगठनों से सीखा है कि प्रयोग धर्मी बनकर के नए प्रयोग करने में कोई हर्ज नहीं है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो जिन नए प्रयोगों की बात राजेश खुल्लर जी ने की है, लगातार दिमाग में आता था, और मैं प्रशंसा करता हूं अपनी टीम की कि हमने जब भी कोई विषय उनके सामने रखा, तुरंत उसका मर्म समझ करके उसके रास्ते बनाने का काम किया। पॉलिटिकल लीडर अपना टारगेट बता सकता है कि हमारा ये टारगेट है, लेकिन उस टारगेट का मार्ग क्या बनेगा, रास्ता क्या बनेगा, वो अंतर्गत ये हमारी ब्यूरोक्रेसी है, जो अधिकारी हैं, यही निकालेंगे। रास्ता निकालना इनका काम है। और मुझे प्रसन्नता इस बात की, चाहे हमारे संजीव कौशल जी रहे हों, क्योंकि सबसे पहले पीएससीएम संजीव कौशल जी थे, फिर बाद में पीएससीएम राजेश खुल्लर जी आए, और उस समय तो हमको कुछ भी एबीसी पता नहीं होती थी। बहुत जल्दी जल्दी दोनों के साथ संबंध आता था, तो शक्लें याद नहीं रहती थी। नाम राजेश खुल्लर आ जाए तो लगता था संजीव कौशल आ गए, संजीव कौशल आ जाए तो लगता था राजेश खुल्लर आ गए। कुछ पता नहीं था हमको ब्यूरोक्रेसी का। मैं सत्य बताता हूं कि अगर किसी आईएएस को मुख्यमंत्री बनने से पहले मेरा अगर परिचय हुआ, पूरे उस कार्यकाल में 80 से लेकर के और 2013 तक, एक आईएएस अधिकारी जिसका मेरा परिचय था वो थे टी वेशन प्रसाद। वो रोहतक में जब डीसी होते थे, उस समय बाढ़ आई थी रोहतक में, हम लोगों को बाढ़ में काम करने का अवसर मिला। वो सरकार की तरफ से अपना उनका काम लगे हुए थे, हम अपना संघ की ओर से लगे हुए थे। उनसे अच्छा परिचय हो गया था। लेकिन संयोग ऐसा हुआ कि 2014 में जैसे ही सत्ता संभाली, वो 2014 में गवर्नमेंट इंडिया में चले गए। तो कुल मिलाकर मैं इन सब योजनाओं के पीछे जिन लोगों ने भी सहयोग किया इन 9 वर्षों में, उन सब का बहुत आभारी हूं। हमने इसमें उपलब्धियों का जिक्र करेंगे तो लंबी हो जाएंगी, उपलब्धियां नहीं, लेकिन जो मूल बिंदु हैं जिसके ऊपर बात की जा सकती है, वो है सुशासन, वो है अंत्योदय। आखिर इन 9 वर्षों के अंदर कुछ शब्दों में चीज को सामने रखना हो, तो उसके अंदर हमने अभी लेटेस्ट तो ये कहा कि 7S ये हमारी भूमिका में रहेंगे: शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, स्वाभिमान, स्वावलंबन और सुशासन और सेवा। ये 7S के ऊपर आधारित होकर के हम अपनी सरकार को चलाएंगे। और अगर किसी चीज को ठीक करेंगे, जिसको हमने बिल्कुल जो नासूर बनी हुई चीजें हैं, वो है इस प्रदेश का जो उस समय का क्राइम था, उस समय का करप्शन था, और कास्ट बेस्ड सोसाइटी, कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स। सोसाइटी में तो कास्ट रहेगी, कहीं जाएगी नहीं वो, लेकिन इसको पॉलिटिक्स में उपयोग करने के बाद जो इसका दुरुपयोग करते रहे राजनीतिक लोग, उसको भी कैसे ठीक करना। हरियाणा एक, हरियाणा एक का नारा देकर के हम आगे बढ़े। और आज कोई भी ये नहीं कह सकता कि मनोहर लाल के मुख्यमंत्री बनने के बाद और किसी एक जिला विशेष पर ही फोकस किया, बाकी हरियाणा छोड़ दिया। वरना ये इतिहास रहा हरियाणा का। प्रदेश के मुख्यमंत्री होते थे, लेकिन काम किसी 1 या 2 जिलों में ही रहता था, आगे नहीं होता था। हमने पूरा सारे राज्य को समरसता के आधार पर और एक सम्यक विकास, ये हमारी कुल मिलाकर के काम की जो चीज रही। 2014 में जो प्रदेश की अव्यवस्थाएं थी, उन अव्यवस्थाओं को दूर कैसे करना है, इन सब चीजों को ठीक करने के लिए लगातार काम करते रहे। काम करते हुए बहुत लोग उस समय कहते थे कि आप काम बहुत कर रहे हैं, लेकिन जनता को जानकारी नहीं है। यानी ऐसा जैसे कोई उत्पादक किसी चीज का उत्पादन करता है, उत्पादन करके रख ले और बेचे नहीं, तो उसका उपयोग नहीं है। मेरा कहना यह था कि हम अपना काम कर रहे हैं, और जो काम कर रहे हैं उसका खैर किसी न किसी को लाभ तो होता ही है। जो लाभ होता है, लाभार्थी है, जो प्रभावित होता है, जो व्यक्ति जिसको कुछ सुख शांति मिलती है, आखिर वो अपने आप बोलेगा तो बोलेगा। लेकिन फिर भी हमारे कुछ साथी, सहयोगी, समर्थक, प्रशंसक, वो सब कहते थे नहीं, इससे काम नहीं चलेगा। हमें इसको कहीं ना कहीं एक प्लेटफॉर्म पर ला करके आगे बढ़ाना होगा। हमें मीडिया के माध्यम से आगे जाना होगा। बहुत तरह के मीडिया, सोशल मीडिया है,
प्रिंट मीडिया है, हमारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है। तो आजकल नई नई विधाएं सब चल पड़ी हैं, तो उसके सारे आगे बढ़ना चाहिए। बहुत सरकारें ऐसा करती हैं, बहुत व्यक्ति ऐसा करते हैं, अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए दुनिया भर का सारा बजट लगाते हैं। कभी भी 9 साल में हमने उतना नहीं किया, फिर भी जितना आवश्यक उतना सब करते रहे। पुस्तक में राजनीतिक, शिक्षा, सामाजिक कार्य, प्रशासन और न्यायपालिका में विभिन्न पदों पर आसीन व्यक्तियों के दृष्टिकोण को समाहित किया गया है। राष्ट्र और समाज के लिए राज्य सरकार की पहल के संबंध में बुद्धिजीवियों के व्यवहारिक योगदान को भी पुस्तक में दर्शाया गया है। अपने 9 साल के कार्यकाल पर विचार करते हुए उन्होंने जमीनी स्तर की वास्तविकताओं को संबोधित करने और लोगों के मुद्दे को हल करने पर सरकार के फोकस को रेखांकित किया। वर्तमान सरकार के 9 साल की उपलब्धियों पर केंद्रित ये हरियाणा सरकार के 9 अतुलनीय वर्ष, एक नए एवं जीवंत हरियाणा का उदय शीर्षक नामक पुस्तक हिंदी और अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित की गई है, जिसमें सीएम मनोहर लाल की भी तारीफ की गई है। सीएम मनोहर लाल ने इस पर धन्यवाद किया और अपने कई विचार साझा किए। तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने गांव सिंघानी में हुए अन्नदाता सम्मेलन में 112 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाएं समर्पित की और एक बड़ा तोहफा दिया और साथ ही साथ सरकार की उपलब्धियां भी बताई। रिपोर्ट देखिए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने गांव सिंघानी में हुए अन्नदाता सम्मेलन में 112 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाएं समर्पित की। उन्होंने किसानों को संत की संज्ञा देते हुए कहा कि किसान की त्याग की प्रतिमूर्ति है। लोहारू हलके के लिए करीब 3500 करोड़ रुपए की घोषणा की जा चुकी है, जिसमें से करीब 2000 करोड़ रुपए से ज्यादा लग गए हैं। जिला भिवानी की बात की जाए तो पिछले 9 साल में 13,800 करोड़ रुपए की घोषणा की जा चुकी है। किसानों के हित में सरकार काम कर रही है। सीएम मनोहर लाल ने आश्वस्त किया कि किसानों को पूरा पानी मिले, इसके लिए काम किया जा रहा है। प्रदेश में किसान खुश है। अन्नदाता सम्मेलन में किसान भी बड़ी संख्या में शामिल हुए। ये उस समय की बात है, सन 82-84 की बात। रेत उड़ के पहाड़ का पहाड़ आ जाता था रास्ते में, लेकिन आज चूंकि इस किसानी की, इस खेती की जो प्रगति हुई और पानी की व्यवस्था यहां हुई है, चाहे वो आखिर टेल तक पानी पहुंचाने की बात है, चाहे वो फुहारा सिंचाई से, टपका सिंचाई से, और खेती के इस बढ़ते हुए पगों में आज वो रेत भी नहीं हमें दिखता। आज जमीन उपजाऊ हो गई है, सोना उगलती है ही अपनी जमीन। तो इसलिए आप सब लोग बहुत बधाई के पात्र हैं। ऐसे उपस्थित सभी हमारे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं बहनों, पत्रकार सलाहकार मित्रों, इतनी बड़ी रैली, यानी देखा जाए तो आज एक रैली यहां है और एक रैली के इतने लोग सड़कों पर अभी भी हैं। अभी भी उस एक रैली के और लोग हैं। इतना बड़ा एक कार्यक्रम किया जेपी दलाल जी, आपके सब कार्यकर्ताओं का मैं अभिनंदन करता हूं, सबको बधाई देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। भाइयों बहनों, जैसा बताया कि आज चौधरी चरण सिंह जी किसानों के मसीहा, हर समय किसानों के लिए सोचते थे। और वो जैसा रामकुमार गौतम जी बता रहे थे कि वो कांग्रेस में गए, लेकिन किसानों को कांग्रेस ने हमेशा कमजोर करके रखा, इनको कभी आगे बढ़ने नहीं दिया। चौधरी चरण सिंह जी आखिर देश की आजादी 1947 के बाद 20 साल लगातार कांग्रेस की सरकार रही। 1967 में उन्होंने कांग्रेस को छोड़ दिया और नई पार्टी जाके बनाई केवल किसानों के लिए। वो वकील भी थे, किसान भी थे, हमेशा सोचते थे। उन्होंने एक बार ये कहा 1971 में कि किसान सेंसस, एग्रीकल्चर सेंसस ये कराया जाए और जो उसमें छोटा किसान है, सीमांत किसान है, सारी योजना उसके हिसाब से बननी चाहिए। उस समय एक आंकड़ा आया था कि हमारे जो छोटे किसान हैं, पूरे सब किसानों का 51% ऐसे हैं जो 1 हेक्टेयर, 1.5 हेक्टेयर यानी 3-3.5 एकड़ तक ही उनकी जमीनें थी। आगे बाद में जमीनें बढ़ती चली गई और आज स्थिति यह है कि वो 51% से बढ़ करके छोटे किसान की संख्या 80% से पार हो गई है। भाई बहनों, तो मित्रों, ये बहुत बड़ी एक
ऐसी ज्वलंत एक समस्या, एक बात है कि किसान की आय बढ़ेगी तो कैसे बढ़ेगी। जैसा अभी बात आई कि हम मिलकर के खेती करने का स्वभाव बनाएं, फसलों को हम इस ढंग से आगे बढ़ें कि हमारी कैश क्रॉप्स, हमको अच्छी आमदन की कैसे फसलें मिले, इसके लिए बहुत से प्रयोग अभी सरकारों द्वारा किए जा रहे हैं। मैं एक एक गिनाऊं, सारे इसी विधानसभा क्षेत्र के हैं। और अगर मैं पूरे 9 साल का आपको हिसाब बताता हूं तो मुझे जो आंकड़ा बताया गया है, भिवानी जिले के अंदर हमने 13,800 करोड़ रुपया मंजूर किया, जिसमें से 10,400 करोड़ रुपया लग चुका है, बाकी सब पाइपलाइन में है। अकेले लोहारू विधानसभा में 3,927 करोड़ रुपया मंजूर किया, जिसमें से अभी 2,421 करोड़ रुपया ये लग चुका है और बाकी 1,500 करोड़ रुपए के काम अभी पाइपलाइन में भी चल रहे हैं। चाहे वो किसानी का विषय हो, चाहे वो पानी का विषय हो, चाहे सड़कों का विषय हो, चाहे गांव की और सारी बातों का विषय हो। गांव-गांव में मैं घूम के गया हूं जनसंवाद में, तो मुझे भी संतोष हुआ है कि हमने जितनी योजनाएं बनाई हैं, बहुत व्यवस्था परिवर्तन की योजनाएं हमारी बनी हैं, सबका लाभ गांव में मिल रहा है, इसका मुझे संतोष है। हमने बुजुर्गों की पेंशन, ये कहा किसी बुजुर्ग को अब किसी दफ्तर में दरखास्त लेकर के कोई दस्तावेज नहीं बनवाना पड़ेगा, सरकारी अधिकारी घर में आएगा, साइन करा के ले जाएगा, ऑटोमेटिकली अगले महीने आपको पेंशन मिल जाएगी। ऑटोमेटिक पेंशन 60 साल के बाद शुरू हुई कि नहीं? शुरू हुई कि नहीं हुई है। किसानों का हर प्रकार का हिसाब किताब, क्योंकि आईटी का जमाना आ गया है, अब किसान को दर दर भटकने की जरूरत नहीं है। किसान ने क्या बोया है, केवल मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर जाके चढ़ा दे, चढ़ाने के बाद उसकी बिक्री की व्यवस्था सरकार करेगी और सरकार अगर जब खरीद लेती है तो उसका पैसा सीधा उसके खाते में जाएगा। कोई समय था हम आड़त की दुकान पर बेच के आते थे, सरकार को भी बेचते थे, तो पैसा सीधा किसान को नहीं मिलता था, वो पैसा आड़त के पास जाता था, फिर किसान उसके पीछे पीछे घूमता है। आज स्थिति उल्टी हो गई है। आज हमारे दुकानदार भाई वो आकर के किसान को पूछते हैं, भाई मुझे कुछ 10-20 लाख रुपया चाहिए, आपके खाते में है तो मुझे दे दे। आज उल्टा काम हुआ कि नहीं? आज किसानों के खातों में पैसे आते कि नहीं है? अच्छा, जो किसान यहां बैठे हैं, बिक्री का पैसा उनके खाते में आया है, ऐसे कौन कौन है, हाथ खड़े करके बताओ। सब लोगों का पता है। अब ये उल्टा विषय इसलिए करना पड़ा कि किसान की आमदन बढ़नी चाहिए। किसान पहली बार लखपति करोड़पति हो गए हैं, अनाज बेचते हैं, सीधा पैसा आता है। अब हमने नए सिस्टम में क्या, खाद यानी हमारा जो यूरिया है, यूरिया का छिड़काव इस इलाके में कितना उपयोग होता होगा कितना नहीं, लेकिन जो नहरी इलाका है उसमें तो खूब उपयोग होता है। पहले पीठ के ऊपर लेकर के हम मशीन से चलाते रहते थे, फौरा डालते रहते थे। आज हमारे जेपी दलाल जी ने यत्न करके ये कहा कि ड्रोन उड़ाओ और ड्रोन से और हम जो नैनो यूरिया वहां छिड़केंगे। ये छिड़कने का काम बहुत ज्यादा तो नहीं, लेकिन एक 15% किसान करने लग गए हैं इसको। 15% किसान अब किसी को पीठ के ऊपर अपना डब्बा रख करके और वो पंप नहीं मारने पड़ते। अब तो एक ड्रोन के अंदर दवाई डाल देते हैं और हाथ में कंट्रोल रख करके और ड्रोन चलाया जाता है। और प्रधानमंत्री जी ने कहा कि ये काम तो खेतों में जो हमारी बहनें काम करने लगी जाती है ना, आसानी से उनको थोड़ा सिखा दोगे तो आज तो बच्चे भी उसका कंट्रोल हाथ में रख करके बटन और ड्रोन को चला लेती हैं, हमारी बहनें भी चलाएंगी। तो उसका नाम भी क्या, ड्रोन दीदी। उस ड्रोन का नाम ही रखा ड्रोन दीदी, नमो ड्रोन दीदी तुम्हारी, हाँ, जिसको छोटा हेलीकॉप्टर कहे हैं। अब ये आज के जमाने की चीजें हैं। तो मित्रों, कई ऐसे विषय हैं जिसकी आज मैं चिंता इसलिए नहीं कर रहा, ना आपको ज्यादा समय ले रहा। मैं तो इतना ही बताना चाहूंगा कि पिछले 5-7 दिन में थोड़ा हरियाणा का एक वातावरण अलग प्रकार का है। जिस चीज के पीछे लगते लगी जाते हैं। अब पिछले 7 दिन से गीता जयंती के कार्यक्रम कुरुक्षेत्र में हुए, संत समाज सारा इकट्ठा हुआ, लोग भी 30 लाख से ज्यादा लोग वहां आए। लगातार मैं वहां रहा और संयोग से कल मेरा जाना हरिद्वार हो गया।
तो मैं संतों के सानिध्य में कुछ 5-7 दिन लगे। आज मैं जब यहां आया हूं तो मुझे ऐसा ही लग रहा है जैसे सारे संत हैं। ये किसान भी संत से कम नहीं है। देश के लोगों का अन्न पैदा करके उनकी सेवा करना, उनका पेट भरना, ये हमारा किसान करता है। ये त्याग की मूर्ति है, ये संत ही कर सकता है। आपको बता दें कि कृषि मंत्री जेपी दलाल ने 1.25 घंटे में लोहारू से दिल्ली पहुंचे ऐसा सड़क मार्ग का निर्माण, लोहारू, सिवानी और बहल में बाईपास तथा 100 एकड़ क्षेत्र में इंडस्ट्रियल पार्क स्थापित करने की मांग रखी थी, जिसे पूरा किया जा चुका है। इसके अलावा नायक समाज को अनुसूचित समाज में शामिल करने, भारत रत्न की तर्ज पर किसान रत्न अवार्ड शुरू करवाने की मांग की गई थी, जिसे पूरा किया जा चुका है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के प्रयासों से ये संभव हो सका है। तो चलिए फिलहाल हमारे हरियाणा डायरी खास कार्यक्रम के फिलहाल इतना ही। आप देखते रहे हरियाणा न्यूज। नमस्कार।